हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक 3R क्लासेस। घटना चक्र इतिहास का पूर्वावलोकन जो हमने शुरू किया था, उसी की सीरीज़ में यह हमारा अगला लेक्चर है। आइए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। हम लोग इससे पहले सैंधव सभ्यता और इस संस्कृति के बारे में थोड़े नोट्स देख चुके थे। आज हम उसी से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। आइए अपनी क्लास शुरू करते हैं। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वे मुख्यतः आश्रित होता है। किस पर आश्रित होता है? अर्थव्यवस्था पर। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वे मुख्यतः आश्रित होता है अर्थव्यवस्था पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे पहले हम इसकी व्याख्या देखेंगे। मानव समाज विलक्षण या विशिष्ट होता है क्योंकि वह मुख्यतः अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता जाता है, वैसे वैसे समाज परिवर्तित होता जाता है। जैसे खाद्य संग्राहक, कृषि उत्पादन, उद्योग आदि। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता गया, सामाजिक व्यवस्था उसी अनुरूप में बदलती गई। संस्कृति, धर्म, विज्ञान आदि अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों में परिवर्तन के अनुसार ही परिवर्तित होते रहते हैं। हड़प्पा सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबद्ध है? जो हमारी हड़प्पा सभ्यता है वो किस सभ्यता से संबंधित है? यह है सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा नामक पूरा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। इस सभ्यता का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण हड़प्पा से प्राप्त होने के कारण सैंधव सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कालानुक्रम की दृष्टि से ये सभ्यता मिस्र एवं मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के समकालिक थी। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? आदि ऐतिहासिक युग से। सैंधव सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है किंतु अभी तक इसको पढ़ा नहीं जा सका है, इसीलिए इतिहास निर्माण में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। सिंधु घाटी सभ्यता की गैर आर्य सभ्यता थी। जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो कैसी थी? गैर आर्य थी, क्योंकि इसका ऑप्शन है वे नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य मुख्य रूप से इसलिए थी क्योंकि वे नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य सभ्यता ग्रामीण थी। इसको मार्क करिएगा, ये डिफरेंस करने के लिए कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? गैर आर्य, जबकि गैर आर्य थी क्योंकि ये नगरीय सभ्यता थी, और जो आर्य सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? नगर नियोजन या मृदभांड, तांबा। सिंधु घाटी सभ्यता लिपि और नगर नियोजन आदि के संदर्भ में प्रारंभिक आर्यों से अधिक विकसित थी। पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग काल में पाए गए मृदभांड ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व का सिद्ध करते हैं। काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृदभांड जहां हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, वहीं धूसर एवं चित्रित धूसर मृदभांड जो बाद के हैं वो आर्यों से संबंधित माने गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि उसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थीं, उसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। इसीलिए ये सबसे भिन्न थी। इसका आंसर हमारा सही हो जाएगा उपर्युक्त सभी। सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से अनेक बातों में भिन्न थी। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी, जबकि वैदिक सभ्यता, जिसको हम आर्य सभ्यता कहते हैं, वो ग्रामीण थी। सिंधु सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक थी। वैदिक सभ्यता के लोग लोहे तथा रक्षा शस्त्रों के ज्ञान से युक्त थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे के ज्ञान का अभाव था। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? इसका प्रमुख स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा सभ्यता की लिपि का वाचन अभी नहीं हो सका है, अतः सभ्यता से संबद्ध अनेक पुरास्थलों से प्राप्त पुरा अवशेष ही हड़प्पा संस्कृति के विशिष्ट तत्वों पर प्रकाश डालते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? इन सब में पुरातात्विक संबंधी खुदाई सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालती है। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहां पाई गई मोहरें, बर्तन, जेवर, हथियार, औजार
मंदिर और लिपि। इसका सबसे सही और सटीक आंसर होगा उसकी मोहरें। इसकी व्याख्या देखेंगे। सैंधव सभ्यता से संबद्ध विभिन्न पुरास्थलों की खुदाई के फलस्वरूप वहां से प्राप्त 3000 से अधिक मोहरें इस सभ्यता के विषय में जानकारी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन हैं। मोहरों पर अंकित चित्रों के माध्यम से सैंधव सभ्यता के विभिन्न कार्यकलापों एवं विश्वासों पर प्रकाश पड़ता है। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? एम रफीक मुगल हड़प्पा सभ्यता से मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। EJ H मैके सुमेर से लोगों का पलायन। मार्टिमर व्हीलर पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन। अमलानंद घोष हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। इसमें कौन सही नहीं है? पहला ही ऑप्शन सही नहीं है, बाकी सारे ठीक है। मैके ने कहा था कि सुमेर से लोगों का पलायन। मार्टिमर व्हीलर ने कहा था पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवर्सन। अमलानंद घोष का कहना था हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ है। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में अनेक विद्वानों में अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं। EJ H मैके का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति सुमेर यानी दक्षिणी मेसोपोटामिया से लोगों के प्रवसन के कारण हुआ। इन्हीं के समरूप प्रवसन के सिद्धांत के इतिहासविद D.H. गार्डेन तथा मार्टिमर व्हीलर का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार के प्रवसन के कारण हुई है। इस संदर्भ में अमलानंद घोष का विचार है कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। स्टुअर्ट पिगट ने कहा। फेयर सर्विस, जॉर्ज F. देसल और रफीक मुगल आदि विद्वानों ने स्थानीय उत्पत्ति के सिद्धांत को मान्यता दी है। एम रफीक मुगल का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास रावी नदी के क्षेत्र में हड़प्पा में हुआ। उन्होंने इस पुरानी सभ्यता का खंडन किया है कि हड़प्पा सभ्यता ने पश्चिमी मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली है। गाइस, क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। हड़प्पा, इसकी खोज NG मजूमदार 1936 से 37। हस्तिनापुर जॉन मार्शल 1913 से 34। तक्षशिला दयाराम साहनी 1923 से 24 तथा 1924 से 1925। और कौशाम्बी BB लाल, तो इसका सही आंसर होगा थर्ड वाला। देखिए, हड़प्पा की जो खोज की थी दयाराम साहनी ने 1923-24 तथा 24-25 के दौरान की। हस्तिनापुर इसको खोजा था BB लाल ने 1950 से 1952 के दौरान। तक्षशिला जॉन मार्शल 1913 से 1934। कौशाम्बी NG मजूमदार 1936 से 1937। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निवासियों के मध्य इसके विधिवत प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं। ये लोग राजस्थान की जावर और अजमेर खानों से चांदी प्राप्त करते रहे होंगे। राजस्थान की जो जावर और अजमेर की खानें हैं वो किसके लिए प्रसिद्ध है? चांदी की। जबकि खेतड़ी के लिए खेतड़ी किसके लिए जाना जाता है? तांबे के लिए। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? हड़प्पा में लाल रंग का प्रयोग हुआ है। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था। सभ्यता की परिपक्व अवस्था में हाथ से चालित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा। डिज़ाइन के आधार पर इन बर्तनों की 2 श्रेणियां थीं। एक तो डिज़ाइन वाले बर्तन की तथा दूसरी थी चित्रित मृद भांड की। मृद भांडों को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, जिनको पकाने पर ये हल्के भूरे लाल रंग का रूप ग्रहण कर लेती थीं। इन मृद भांडों के ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। अगला हमारा क्वेश्चन है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? कब से माना जाता है? पूर्व आर्य से। मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है। सैंधव सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। इसके उदाहरण अनेक सैंधव पुरास्थलों से प्राप्त मातृ देवी की मृण मूर्तियां तथा मोहरों पर प्राप्त चित्र हैं।
निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है? किसका नहीं हुआ है? गाय का। जबकि हाथी, गैंडा और बाघ का निरूपण हमको मिलता है। हड़प्पा संस्कृति की मोहरें एवं टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता है। कंफ्यूज नहीं होना गाय के नाम से, हम लोग इसको मार्क कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना गाय का चित्रण हमको नहीं मिला है। जबकि हाथी, गेंडा, बाघ, हिरण, भेड़ा आदि के अंकन मिलते हैं। गाय को महत्व वैदिक काल में प्राप्त हुआ। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है ये, गाय को जब महत्व दिया गया वो वैदिक काल में प्राप्त हुआ। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा स्थल नहीं है? कौन कौन सा नहीं है? देखो, चहुदड़ो है, कोट दीजी है, देसलपुर है, लेकिन सोहगोरा नहीं है। अब देखिए, आईएएस में पूछा गया हाल ही का ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा। कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है? तो कौन सा स्थल है? चहुदड़ो है, कोट दीजी है, देसलपुर है, जबकि सोहगोरा इसका स्थल नहीं है। सोहगोरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे स्थित एक गांव है। यहाँ से मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख मिला है, जिसमें यहाँ अन्नागार होने का विवरण मिलता है। चहुदड़ो, कोटदीजी और देसलपुर तीनों हड़प्पा सभ्यता से जुड़े नगर थे। चहुदड़ो और कोटदीजी वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, देसलपुर गुजरात राज्य के कक्ष में स्थित है। अगला क्वेश्चन को सुमेल करना है कि कौन सा स्थल की खोज में कौन सा पुरातत्वीय चीज़ हमको मिली है। लोथल, लोथल से हमको गोदीवाड़ा की प्राप्ति मिली। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में। कालीबंगा से जुते हुए खेतों का साक्ष्य हमको मिला है। धोलावीरा, धोलावीरा से हमको क्या मिला है? हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। बनावली कहाँ पर है? हरियाणा में। यहाँ से हमें पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली है। कल हम लोगों ने पढ़ा था जो राखी गढ़ी है वो कहाँ पर है? हरियाणा में। वो सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। इसकी व्याख्या हम लोग देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में से खंबात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। तो गोदीवाड़ा हमको कहाँ से मिला है? लोथल गुजरात से। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। गुजरात के धोलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। और हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति हमको मिलती है। एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। कहाँ पर की गई थी? कालीबंगा में। निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? कहाँ से हमको मिले हैं? कालीबंगा से। अभी इसकी व्याख्या देखी थी। अगला हमारा क्वेश्चन है, इसका भी सुमेल करना है। हड़प्पा से हमको क्या मिले हैं? शवाधान R37। लोथल यानी गुजरात से हमें गोदीवाड़ा मिला है। कालीबंगा से हमें जुते हुए खेत की प्राप्ति होती है तथा मोहनजोदड़ो से हमें नृत्य की कांसे की मूर्ति प्राप्त हुई थी। इसकी व्याख्या देखेंगे। हड़प्पा, यहाँ से हमें शवाधान R37, लोथल गुजरात से गोदीवाड़ा, कालीबंगा राजस्थान से जुता हुआ खेत और मोहनजोदड़ो नृत्य की मूर्ति हमको प्राप्त हुई थी। गाइज, आज की क्लास में इतना ही है। मिलेंगे अगली क्लास में तथा उसके आगे के क्वेश्चन करेंगे। तब तक के पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। और क्लास पे अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोगों को किसी और सब्जेक्ट के घटना चक्र पूर्वावलोकन की डिमांड हो तो आप लोग प्लीज़ उसको ही बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए बाय।